आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है अभिनेश कुमार और मैं अपने को-पार्टनर, को-फाउंडर मोहित गुप्ता जी और मेरे ऑफ़िस के सारे सीनियर स्टाफ़ अमित सक्सेना, तरुण कुमार, ज्ञानेश एंड दीप रस्तोगी और साथ में हमारे साथ यहाँ पे बाकी के और मेरे फ्रेंड्स हैं और जो आप लोगों को डे टू डे सपोर्ट करते हैं, वो भी यहाँ पे आज जॉइंड हैं। नितिका, पूजा, ये और आकांक्षा। तो टीम मेरी पूरी है। दोस्तों, नए साल में हम सब मिल के आपका स्वागत करना चाहते हैं। हम सब की तरफ से दिल से आप सबको बहुत-बहुत बधाई और भगवान करे हम सब स्वस्थ रहें, सब आप लोग अच्छे रहें और नया साल 2021 एटलीस्ट 20 की तरह ना गुज़रे। तो इस बात की होप के साथ मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो चलिए, माइक टेस्टिंग मैंने कर ली थी और सभी को मेरी आवाज़ आ रही है, इस बात की तसल्ली के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और जो डिस्कशन पिछला वेबिनार जिन-जिन लोगों ने अटेंड किया था और जिन्होंने नहीं किया था, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल पे ज़रूर जाया करिए, जाकर देखिए और जो भी हमारे ऐसे आप मिस कर देते हैं सीरीज़, उसे यूट्यूब चैनल पे देखा जा सकता है। और आपके जो आज के सेशन के हैंडआउट्स हैं, हैंडआउट मतलब जहाँ पे आप लोगों ने लॉगिन किया होगा और मेरा ये सेशन देख रहे हैं, वहाँ एक सेक्शन होगा हैंडआउट। उस हैंडआउट में हमारी फ़ेसबुक पेज, हमारा यूट्यूब लिंक सब कुछ है। तो आप उसका इस्तेमाल करें और ज़रूर उसे सेव कर लें अपने पास, ताकि फुर्सत के समय आप हमारे उन सेशंस को भी देख पाएँ, जो कि एक सीक्वेंस में किसी न किसी तरह एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। आज के इस सेशन का ऑब्वियसली अ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2020 पूरा-पूरा कोविड के आस-पास रहा। तो ये 2020 तो सबको पता है कि कोविड ने ही हमें चलाया, उसी ने हमें हँसाया, उसी ने रुलाया। और ये बात हम बार-बार अपने पिछले सेशंस में भी करते रहे हैं और आप लोगों को एक नॉर्मल इन्वेस्टर होने के नाते, जैसे कि आप पैसा लगाते हैं, कुछ भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, सेविंग्स करते हैं, तो आपको एक चीज़ तो हमने पूरे 2020 लगातार बताया और वो ये बताया कि ये कोविड और बाज़ार एक-दूसरे के विपरीत चल रहा है। यानी जब ये बाज़ार कोविड ऊपर जा रहा था, तो मार्केट नीचे आ रही थी और जब ये कोविड का ग्राफ कंट्रोल पे आना शुरू हुआ, यानी कि ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर की ओर से अब नॉर्थ से ये ईस्ट की तरफ जाने लगा, तो बाज़ार को ये बात पसंद आने लगी और मार्केट यहाँ उठने लगा। उसी तरह डेथ रेशियो देखिए, पहले खतरनाक था, लोगों को बहुत सारी निराशा थी, तो बाज़ार एकदम से पैनिक में, ये मार्च मार्च का महीना अगर आपको याद हो, अप्रैल मार्च की बिगिनिंग, काफ़ी पैनिक थी, लोगों को लग रहा था कि ये सीधा अब यहाँ ही चले जाएगा, सारी दुनिया मर जाएगी। लेकिन जब ये कंट्रोल होना शुरू हुआ, नंबर्स कम आने शुरू हुए, तो होप शुरू हो गया और इस होप से बाज़ार चढ़ गई। ये सब कुछ बहुत सिंपल तरीके से समझा जा सकता है, यानी और मैंने अपने पिछले हर सेशन में आप लोगों को बताया है कि अगर स्टोरी कोविड की ये होने वाली है, तो बाज़ार ये होने वाला है। तो हमारी पूरी आधी क्या, मैं कहता हूँ 75% डिस्कशन तो इसी बात पे जाके खत्म हो जाती है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि अविनेश जी, बाज़ार बढ़ेगी, बाज़ार गिरेगी? मैं कहता हूँ सिंपल कहानी समझ लो, कोविड बढ़ेगा या कोविड गिरेगा या बराबर होगा या थमेगा। अगर कोविड बढ़ने की कोई भी खबर आती है और उसमें सच्चाई थोड़ी-थोड़ी दिखने लगती है, लोगों को अगर ये वाला डर दिखने लगता है, तो बाज़ार गिरेगा। सिंपल है। हमें और आपको इस वक़्त एक तरह से हम एक टाइट रोप पे चल रहे हैं और वो टाइट रोप क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि कोविड कंट्रोल में है, इंजेक्शन आ जाएगा तो और कंट्रोल में आ जाएगा और शायद ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड कि जनवरी से 8 तारीख, 10 तारीख। तो जनवरी महीना तक ये वाला जो पार्ट है, यानी हम इधर जाएँगे या इधर जाएँगे,
ये वाला पार्ट उधर जाने के लिए यूके की कहानी, यूनाइटेड किंगडम की कहानी थोड़ी-थोड़ी रंग ला रही है और लोग उसके बारे में चर्चाएँ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर इंजेक्शन का लगातार खबर पॉजिटिव आना और उसकी तैयारी पूरी तरह से हो जाना, इस बात को दिखाता है कि ये इधर कुल मिला के मार्केट एक दोराहे पे खड़ी है और इट इज़ अ गुड टाइम टू टॉक दैट व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करनी चाहिए। तो चलिए, पहली बात तो कोविड के बारे में हम कहें, तो हम अकेले तो कोई जनता नहीं बता सकते। ऐसा तो है नहीं कि मैं कह दूँ कि नहीं भाई, कोविड नीचे ही जाएगा और ना मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड ऊपर जाएगा। तो इस स्टोरी को तो अभी छोड़ देते हैं और ये मान लेते हैं कि उतनी बुरी स्थिति तो नहीं है, जितनी बुरी स्थिति हम मार्च में देख चुके थे। तो अगर हम मार्च में इस चीज़ की देख देख चुके थे कहानी और हमारी स्थिति, तो अब हमें कुल मिला के उससे बेटर ही। तो चलिए, और बाज़ार की मैंने आपको दिखाई कि जब कोविड पीक पे था, तो मार्केट बॉटम पे थी। ये दोनों तारीखें एक-दूसरे से मिलती हैं। अगर आप ये दोनों तारीख मिला लेंगे, तो सिस्टम पे ये दोनों तारीख आपको एक-दूसरे से मिल जाएगी। और जब कोविड अपने समय के लोएस्ट पे था, यानी जिस समय ये नंबर आया था, अगर आप ये तारीख मिलाएँगे, तो हम हाईएस्ट पे थे, यानी हमारी ये वाली तारीख थी। ठीक है? और आज धीरे-धीरे मार्केट फिर इस कोविड के नंबर ऊपर-नीचे हो रहे हैं, मगर वो फिर भी फ्लैटिश हैं, तो इसीलिए मार्केट अभी भी बुलिश है और मैंने पिछले वेबिनार में आप लोगों को बताया था कि अभी कोविड को यहाँ तक आना है इंजेक्शन के बाद। तो ये जो कोविड की रिकवरी होगी, मार्केट उतना ही आपको स्कोप रखता है इधर अपसाइड रिकवरी के। तो पहले तो ये A इज़ इक्वल टू A वाली फ़ॉर्मूला हम बार-बार लोगों को बता रहे हैं कि दिस इज समथिंग वी आर एक्सपेक्टिंग। तो इसलिए बाजार को मत समझिए कि बहुत ऊंचा है, मार्केट कुछ ऊंचा नहीं है, मार्केट अपने हिसाब से सही चल रहा है। हम सबको इसलिए ऊंचा लग रहा है कि हमने वो 6 महीने की गिरावट को भुला दिया है। सो दोस्तों, इट्स नथिंग, वी हैव जस्ट ग्रोन फ्यू परसेंटेज। चलिए अभी आगे और देखेंगे और लेट अस पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो आज का सेशन दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही अपने सिस्टम में बता दिया है कि आज का सेशन क्या होने वाला है। हम सब मिलके एक बढ़िया कदम उठाते हैं, एक तगड़ा कदम उठाना चाहते हैं 2021 के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने निवेश को लेकर के। तो क्या-क्या होना चाहिए अगर हमें तगड़ा कदम 2021 अपनी फाइनेंशियल में मजबूत रखनी है। तो जो गलतियाँ, जो चीज़ें, जो मुसीबतें पिछले साल आई हैं, उनको अगर हम पहले से टाइट करके रखना चाहते हैं, तो 2021 में ज़रा कुछ-कुछ कहानियाँ हैं। इम्पोर्टेंट सबसे पहले तो है कि रिस्क रिवार्ड, यानी इस जो मैंने कहा दोराहे जा रहे हैं, एक रास्ता इधर जा रहा है और एक रास्ता इधर जा रहा है। हमको क्या प्रेडिक्टेबिलिटी लेनी चाहिए? तो दिस क्रॉस रोड हैज़ टू बी अंडरस्टूड एंड दैट्स व्हाट इज़ द टॉपिक 1 ऑफ टुडे वेबिनार। अंडरस्टैंड द रिस्क रिवार्ड प्रोपोज़िशंस इन वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। तो जो कुछ भी हम निवेश करते हैं, हमें जानना ज़रूरी है कि उसमें क्या होता है, क्या उसका रिस्क मिल सकता है जो मेरे मेरे गले पड़ जाए और क्या रिवार्ड मिल सकता है, तो हमको सोच समझ के कदम उठानी है। तो आज का सेशन हम उस पे थोड़ा-सा व्यतीत करेंगे। दूसरी बात हमारी है अंडरस्टैंडिंग द यूनियन बजट। ऑब्वियसली यूनियन बजट इन लाइन है, अब अगले 1 महीने के अंदर आ जाने वाला है, तो ये जो फ़रवरी में हमें बजट देखने को मिलेगा, जो 2021 की आउटलुक, उसकी थोड़ी चर्चाएँ करके ये देखेंगे कि क्या हम सही निवेश में हैं, हमारे तरफ से कोई गलती तो नहीं हो रही, हम सही पोर्टफोलियो में हैं, ये सब ज़रा बातें कर लेंगे। तीसरी बात जो आज करनी चाहिए, वो करनी चाहिए कि कैसे आइडेंटिफ़ाई करें उन स्टॉक्स को और उन बिज़नेसेस को जो 2021 में अच्छा करेंगे। 2020 में तो हम लोग जहाँ थे, जहाँ बने थे, थोड़ा बहुत इधर-उधर करके हम लोगों ने रिकवरी देखी। लेकिन यहाँ से पाथ अगर ग्रोथ का है, अगर मार्केट कुछ ऊपर की ओर जाने वाली है, तो ये अगले 2-3 साल की कहानी है। तो ये 2-3 साल की जो कहानी है, उसमें कौन-सा बिज़नेस सबसे ज़्यादा फ्लॉरिश करेगा, ये बिज़नेस का अगर हम पता कर लें, तो उसके स्टॉक हमारे हाथ में रहने चाहिए थ्रू म्यूचुअल फंड्स या सीधा। और स्मार्ट बिज़नेस स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये भी हमको म्यूचुअल फंड के माध्यम से कैसे पकड़ना है, वो हमें देखना है कि म्यूचुअल फंड में हम
एसेट एलोकेशन में रहें, कि इक्विटी में रहें, कि हम एनर्जी फंड में रहें, कि फार्मा में रहें, है ना? तो ये सब बातें। तो कुल मिला के ये 4 टॉपिक मैं आज आपके सामने कवर करने वाला हूँ। उम्मीद है आपको पेशेंटफुली ये सुनने में मज़ा आएगा और फिर से आप सबका धन्यवाद यहाँ जॉइन करने के लिए, हमें ये वक़्त देने के लिए और बहुत सारे एप्रिसिएशंस आप लोग हमारे इस रेगुलर वेबिनार को देते रहे हैं, उसके लिए सभी को इकट्ठे धन्यवाद। और फ़ायदा और घाटा तो देखिए जीवन का पार्ट है, चलता रहता है। एफर्ट्स हम सब जेन्युइनली लॉजिकल करेंगे, तो कहीं न कहीं सबके लिए रिज़ल्ट अच्छी आती है। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इन्फिनिटी फिनसर्व आपको ये प्रस्तुत करता है। आज का ये 3 जनवरी का हमारा सेशन जो 11:30 बजे हम लोगों ने शुरू किया है, इसमें मैं लेके आपको आगे चलता हूँ। नाउ सबसे पहले तो इस साल ध्यान रखिए बहुत सारे लोगों को टैक्स में थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी वरना उनसे गलतियां हो जाएंगी। तो क्या पहली स्मार्टनेस दिखानी है दोस्तों 2021 में? क्योंकि जो 20-21 की आप आईटीआर भरेंगे वो पिछले बजट यानी कि जो 2020 में अनाउंस हुआ था उसमें एक चेंज था। अगर आप सभी को पता हो तो डिविडेंड डिविडेंड पहले टैक्स फ्री हुआ करता था, अब टैक्स फ्री नहीं है। तो 20-21 में अगर आप कहीं डिविडेंड खा रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, कहीं से डिविडेंड आ रहा है, तो देख लीजिए मतलब उसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, नहीं, अरे कोई बात नहीं, मेरा तो स्लैब ऐसा है, मेरा तो छोटा है। बट ये ध्यान रखिए डिविडेंड अब इनकम का पार्ट है। कहाँ आके जुड़ेगा? इनकम में जुड़ेगा, इनकम में। और इनकम का स्लैब 30 का है तो 30 पे कटेगा। कुछ उसके अंदर छोटी-मोटी एग्जम्पशंस हैं, लेकिन वो बहुत छोटी हैं, उन बातों पे ध्यान ना दें। तो पहली बात तो डिविडेंड वाले लोग जिनके म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस में डिविडेंड प्लान टिक्ड है, वो समझ लें कि आपका साल में वो टैक्सेशन बर्बाद होने वाला है। तो प्लीज उसे चेंज कर लें, ग्रोथ ऑप्शन में आ जाएं, यानी डिविडेंड टू ग्रोथ ऑप्शन आ जाएं। सो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विच आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म एवरीबॉडी। तो ये इस साल का स्मार्ट मूव होगा, वरना आपको बहुत बहुत ज्यादा टैक्सेशन पड़ जाएगा और इट इज ऑलमोस्ट लाइक इंटरेस्ट इनकम। सो आपके लिए हानि हो जाएगा। दूसरा, जरा आप चेक कर लें कि फॉर्म 15G तो नहीं देना है। अगर बहुत लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड हैं या फिर उनके पास और इनकम्स नहीं हैं और वो डिविडेंड इनकम खा रहे हैं जो कि 5 लाख से कम है साल में उनके स्लैब में, यानी उसकी उनके जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही है उतनी जितने पे टैक्स लगना चाहिए, तो वो सरकार को अपना 15G यानी म्यूचुअल फंड कंपनी को जमा करा देंगे या एच, तो उनका टीडीएस नहीं कटेगा। वरना इन सारे डिविडेंड पे 10% का टीडीएस कटता है अब। तो ये टीडीएस ऑब्वियसली टैक्स आपके क्रेडिट में जमा होगा, लेकिन ये 10% आपकी नहीं कटवाना चाहते हैं तो 15G दे दीजिए। और अगर कटवाते हैं तो कोई बात नहीं, रिफंड में मिल जाएगा आपको, है ना? इसको रिफंड आ जाएगा अगर आपका मान लो बाई चांस स्लैब नहीं बनता है या कुछ है। तो चलिए, तो फर्स्ट स्टोरी इज टू नो अबाउट डिविडेंड। द सेकंड इज जो दूसरी अर्निंग्स है इस साल में, आपको ये वाली अर्निंग कम करनी है। सेविंग अ पेनी सेव्ड इज एक्चुअली पेनी अर्नड। तो अगर आप बेवजह इनकम मत बढ़ाइए इस साल, देख लीजिए और कहां-कहां से आपको इनकम्स आ रहे हैं। देखो सैलरी की इनकम तो हम बंद नहीं कर सकते, जो तनख्वाह आ रही है वो तो आनी है, जो पेंशन आ रही है आनी है, उसको तो मना नहीं कर सकते। लेकिन बाकी और जगह से जहां भी आपको कमाई हो रही है, जिस भी चीज से कमाई हो रही है, पता कर लीजिए अगर वो कमाई इनकम के रूप में हो रही है, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा डिस्कशन करके अगर उसे हम कैपिटल गेन के रूप में बदल दें। जैसे एग्ज़ाम्पल, बैंक में एफडी आप करते हैं ना, तो जो बैंक का ब्याज मिलता है, वो इनकम में जाके बैठता है। लेकिन अगर आप मान लो बैंक एफडी से 6% कमा रहे हैं, 5.5 कमा रहे हैं और उसके बाद इनकम टैक्स में ऐड कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा मत करिए। आप पता कर लीजिए, म्यूचुअल फंड के बैंक एफडी जैसे ही बैंकिंग पीएसयू बॉन्ड फंड होते हैं, गिल्ट फंड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होते हैं, वो एफडी की तरह ही होते हैं। बस गारंटी रिटर्न नहीं होती, दैट इज द ओनली थिंग। लेकिन अगर आप अपने बैंक एफडी को रिप्लेस कर देते हैं इससे, उतने ही इंटरेस्ट आता है जितना आपको बैंक में आता है। थोड़ा बहुत आ गया, ज्यादा तो चलो 0.5-1% ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन आपका कैपिटल गेन में आ जाता है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कहां जो लोग हाई स्लैब के हैं, कृपया ये बात ध्यान रखें, 30% के स्लैब वाले व्यक्ति को एफडी करना गलत है, गलत है। सो दिस इज, चलो तो 2020-21 के ये दो बातें जो मैंने आपको समझाया, अपने इनकम को मैक्सिमाइज करने के लिए कैपिटल गेन इनकम लिया कीजिए और
शॉर्ट टर्म इनकम अवॉइड करिए या फिर इनकम स्लैब वाली चीजों को अवॉइड करिए। म्यूचुअल फंड देता है आपको कैपिटल गेन इनकम। म्यूचुअल फंड के डेट में भी जा सकते हैं और इक्विटी में भी, दोनों ही जगह आपको कैपिटल गेन होता है। बस डेट के केस में वो 3 साल रुकने पे कैपिटल गेन बनता है और इक्विटी में 1 ही साल में कैपिटल गेन बन जाता है। इस बारे में और जानकारी आप लेते रहिएगा। आज की टॉपिक का मैं शुरुआत यहां से कर रहा हूं, रिस्क रिवार्ड प्रोपोजिशन। तो 2021 की इस दोराहे पे जब हम खड़े हैं तो हमारे पास रिस्क रिवार्ड देखने के लिए 2 एरिया है। एक, जरा देखना चाहते हैं कि अगर किसी को उधार देते हैं तो क्या रिस्क है और क्या रिवार्ड मिल सकता है। तो उधार देने यानी लेंडिंग एरिया में, जिसको हम लोग डेट प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं, सो लेंडिंग एरिया में, डेट प्रोडक्ट्स की एरिया में अगर हम रिस्क और रिवार्ड को जोड़ें तो गवर्नमेंट बॉन्ड, बैंक बॉन्ड या म्यूचुअल फंड के डेट फंड, जो भी अभी मैं आपको बता रहा था म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स, इन सब में 6%, 6.25% की करंट रेट चल रही है और आ जाएगी इत्मीनान से आपको। तो रिवार्ड क्या मिल रहा है आपको? 6% प्लस मिल रहा है। और अगर आप इसको कैपिटल गेन में लेते हैं तो मैं टैक्स का इंपैक्ट इसमें कम कर दूंगा। तो 6% के आसपास आप इधर कमा रहे हो। रिस्क क्या है? 0। सो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर रिस्क 0 चाहिए, आपको किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं चाहिए, तो 6% हमारे देश में आराम से कमाया जा सकता है। नाउ, जिस व्यक्ति को अगर सालाना इनकम चाहिए और उसे खाना है, घर चलाना है, तो वो 550 रुपया पर लाख के अपने खर्चे से अगर घर चला सकता है, तो 1 करोड़ लगाएगा तो 55 लाख रुपया आएगा। तो अगर ऐसा कोई आदमी है जिसके पास 1 करोड़ है सरप्लस और 55,000 रुपये महीने की उसकी खर्च है, तो वो इस प्रोडक्ट से अपना जीवनी चला सकता है। लेकिन अगर किसी के पास 50 लाख है और उसका खर्च 55,000 या 60,000 है, तो वो तो ये रिस्क 0 नहीं अफोर्ड कर सकता। उसे रिस्क को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसका रिवार्ड 6 में पेट नहीं भरेगा। या फिर ऐसे लोग जिनको पता है कि इस दर से सेव करके मैं अपना बुढ़ापा नहीं गुजार सकता, मेरे को 9 से 12 चाहिए, तो उसको रिस्क लेना पड़ेगा। और वो रिस्क वो किस तरह से लेगा, क्या कैलकुलेशन करेगा, यही डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। बट फिलहाल हमारे देश का करंट 0 रिस्क सिनारियो 6% कहता है। जिनको ऐसे प्रोडक्ट चाहिए, सेफ्टी, नो झंझट। नाउ, यहां पे एक बुद्धि वाली बात आती है दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों लगाऊंगा मैं 6% में? तो मैं कहता हूं भाई साहब, अगर आप एक टेबल बनाइए, जरा एक टेबल बनाइए। आप ये बनाइए कि 2020 में आपने अगर अपने पूंजी पे कमा लिया है से 20%, बहुत सारे लोगों ने कमा लिया है, 20% आ गया उनको 2020 में उनके इक्विटी में, किसी भी इन्वेस्टमेंट में इक्विटी हुए। तो अगर आपके पास ऐसा है जिसमें 15-20% आपको रिटर्न है, मैं 20 लेके चल रहा हूं, और 2021 आपको दोराहे पे खड़ा दिख रहा है, तो आप उस दोराहे में क्या करेंगे? यहां 6% पे जाके बैठ जाएंगे। तो आपका टोटल रिटर्न क्या आएगा? 2 साल का जोड़ लें तो, है ना, 26, और 26 को हम डिवाइड कर दें 2 से, तो आपका टोटल रिटर्न आएगा 13%। फिर भी एक बेटर रिटर्न है। और अगर कहीं 2020 भी आप रह गए, और मैं कह रहा हूं 22 भी रह गए और 2023 भी रह गए, चलिए 2023, आप तीनों साल रह गए, तो 6% की इस ग्रोथ रेट को अगर मैं कंसीडर कर लूं, तो हमारे पास टोटल रिटर्न 4 इयर्स का क्या आया दोस्तों? तो 6 3 18 और 38%। सो 38 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, तो आपका जो टोटल रिटर्न आया वो आया करीब करीब 8% या 9%, 9 सो इज इट बैड? इज इट बैड? नो, नॉट बैड। सो ये एक अच्छी डिसेंट रिटर्न है, क्योंकि कैपिटल गेन में आ गए आप और टैक्सेशन। तो पहली सबक यहां हम क्या लेने जा रहे हैं दोस्तों? जिन लोगों के पास अच्छा मुनाफा है, अच्छा मुनाफा मतलब ठीक ठाक लास्ट ईयर कमा लिया है और उस कमाई को प्रिजर्व करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो लोग अपने इस तरह के स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। अपने फंड्स को मूव करके कंजर्वेटिव में जा सकते हैं। बाजार को उथल पुथल होने दें। चलो, दूसरा, कुछ लोग ये कहेंगे
कि नहीं, मैं अपने प्रॉफिट को केवल ये करना चाहता हूं, प्रॉफिट बुक करके ये स्ट्रेटजी लेना चाहता हूं, क्योंकि वो प्रॉफिट मेरा फ्री का आ गया है, उस पैसे को मैं यहां लगाना चाहता हूं। पूंजी के साथ मैं रिस्क लूंगा, कुछ कह सकते हैं मैं पूंजी को यहां ट्रांसफर करना सकता हूं और प्रॉफिट को आगे रिस्क में कंटिन्यू करता हूं। तो दोस्तों, इसी तरह की बातों को रिस्क रिवार्ड प्रोपोजिशन कहते हैं। और जब भी आप दोराहे पे होते हैं तो आपको इस तरह की चर्चाएं करनी चाहिए अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, अपने दोस्त से, हम आपके जिस तरह काउंसलर हैं, हम जैसे लोगों से आपको तब तय करना चाहिए कि क्या करना है। चलिए, अगर मैं ये कहता हूं कि डेट फंड की ही कहानी देख लें, तो डेट फंड में भी बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिसको भूलना नहीं चाहिए, और आप लोगों को वो फंड्स पे जरा एक गौर मैं दिखाता हूं। तो देखिए, ये स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ये देखिए, इंडिया में जो कैपिटल गेन में जो इनकम जाएगी, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के जो डेट फंड है, ये सब डेट फंड है म्यूचुअल फंड्स के, जिसमें आपका कोई शेयर नहीं होता, डरने की कोई बात नहीं होती, ओपन एंडेड होते हैं, और बैंक एफडी से तो कहीं कहीं बेटर, जो मैं बार बार कह रहा हूं, इस 2021 में गलती मत करिएगा। बैंक एफडी में पड़ा हुआ पैसा, अगर आपको बैंक एफडी में सेफ्टी लगती है तो वही सेफ्टी आप डेट फंड में ले लीजिए, और रिटर्न भी बेटर आ जाएगी, क्योंकि टैक्स लगनी नहीं है, टैक्स बहुत कम लगनी है। तो आप 20-30% के स्लैब में, 20% के भी स्लैब में, तब भी आपको ये बेटर है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखते हुए जरा मैं ये वाली लाइन आपको दिखाना चाहता हूं जो मैंने रेड में किया है। बिल्कुल कम रिस्क और रिवार्ड देखिए जरा आप, 7, 8, 9, बहुत बेटर रिवार्ड है। नीचे वाला कैटेगरी में आपको नहीं मन बोलूंगा करने, क्योंकि इसमें रिस्क है। रिस्क का मतलब क्या है? प्राइस वोलेटिलिटी रहती है कि गवर्नमेंट की लंबी लंबी सिक्योरिटी है, कभी भाव 100 होता है, कभी 90 होता है, कभी 80 होता है। तो मैं इस पे आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना तो आप जो लाल वाला सेक्टर है, ये अपने मेरे यहाँ के टीम मेंबर्स से मांगिए, अमित सक्सेना जी, ज्ञानेश, तरुण, मोहित, जिससे भी आपकी बातें होती हैं, आप उनको बोलिए कि आपको ये मीडियम ड्यूरेशन, फ्लोटर, डायनामिक बॉन्ड, बैंकिंग पीएसयू बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इसमें से कुछ भी ले लीजिए, ऑल आर गुड एंड सेफ। तो चलिए, तो आज के सेशन का पहला पार्ट मैंने आपको ये क्या बताया कि अगर आप कंजर्वेटिव प्ले करना चाहते हैं तो दुनिया आपके लिए बहुत बेहतर है, बैंक से बेटर रिटर्न्स के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, सेफ्टी के साथ इत्मीनान से अपनी प्रॉफिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं इक्विटी वाले एरिया में। फिर भी इक्विटी में अगर हम आए तो रिस्क रिवार्ड प्रोपोजिशन क्या है वो जरा देखते हैं। तो इक्विटी स्टॉक, अनलिस्टेड और इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी का मतलब तो आप लोगों को कई वेबिनार में हमने समझाया है, फिर भी याद दिलाते हुए फिर बोल रहा हूं। इक्विटी मतलब पार्टिसिपेशन, यानी जब हम किसी को उधार देते हैं तो लेंडिंग कहते हैं, जब हम किसी के धंधे में हिस्सा लेते हैं तो पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो अगर हम हिस्सा लें तो इस समय क्या रिस्क है और क्या रिवार्ड आ सकता है? तो ऑब्वियसली इक्विटी में हिस्सा लेना, यानी किसी के धंधे में आज हिस्सा लेना, रिस्की तो है, और वो रिस्क रिवार्ड में बदल जाती है, तो वो रिवार्ड बहुत बड़ी हो सकती है। तो अगर हम रिस्क लें ही तो हम बड़े रिवार्ड के लिए लें, हम छोटे रिवार्ड के लिए थोड़े रिस्क लेंगे। तो अगर मुझे आग के दरिया पे चलना ही है तो मेरे उस पार फिर कोई बहुत बड़ा इनाम हो तभी तो चलूंगा, वरना मैं आग के दरिया पे क्यों चलूंगा? तो ये जो सिचुएशन दो रहा है, ये एक बात आपको बहुत क्लियर करता है कि अगर आप ये इस वाले राह को समझते हो कि कोविड इस तरफ जाएगा, दुनिया इस तरफ जाएगी, सब कुछ बेटर होगा, तो ऑब्वियसली ये रिस्क है। और अगर आप इस रिस्क के पाथ पे चलते हैं तो रिवार्ड आपको बहुत हाई मिलनी चाहिए। किस तरह की रिस्क रिवार्ड हाई मिलनी चाहिए ये देखिए, एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल है, नमूना, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। मान लो ये मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, अगर इसने एक साल में आपको क्या रिटर्न दिया रिस्क लेने का? 142, द बेस्ट रिटर्न इसने दिया है 142% एक ही साल में। और रिस्क क्या लिया था उस व्यक्ति ने? 54% घाटा भी हो सकता था एक ही बार में, एक साल में। यानी एचडीएफसी फंड ने एक साल में अगर कभी रिवार्ड दिया तो 142, और अगर आपको घाटा दिया तो आधा कर दिया, आपकी पूंजी आधी। अगर कोई व्यक्ति कहता है अरे अविनेश मुझे इस तरह का रिस्क रिवार्ड पसंद है, या तो मेरा 1,50,000 हो जाए, वरना 1,00,000 मेरा 2.5 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, तो ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड आग का दरिया पे चलना।
तो जब हम स्ट्रैटेजी ऑफ रिस्क रिवार्ड डिस्कस करते हैं तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये देखिए, अगर हम एग्जांपल डेट फंड का लें, मिरई एसेट डायनामिक बॉन्ड फंड, ये एक डेट फंड है। क्या रिस्क है? मात्र इतना कि अरे 10% की रिटर्न नहीं आएगी, 6 की नहीं आएगी, 1 आ जाएगा। पूंजी नहीं गिरी, आपको 1 साल में वर्स्ट रिटर्न यानी सबसे खराब रिटर्न आया तो 1%, आधा परसेंट का आ गया, चलो पूंजी बच गई। लेकिन अगर सबसे अच्छा आया तो 16 का आ गया। तो रिवार्ड अगर आपकी तरफ हाईएस्ट का कैपिंग है और आप उसमें खुश हैं, तो आपको बेवजह रिस्क नहीं लेनी चाहिए। तो यहां इस 16 को पाने के लिए मैंने रिस्क क्या लिया? 0, कोई रिस्क नहीं, पूंजी का कोई रिस्क नहीं। लेकिन इस वाले 150% को पाने के लिए मैंने क्या लिया? 51% के पूंजी खोने का रिस्क। तो दोस्तों आज आपको दिखाता हूं कि आपके पास कौन कौन सी कैटेगरी में इक्विटी में क्या रिस्क है और किस तरह का रिवार्ड मिल सकता है। तो आप जो तय करो सोच समझ के और हमारे डिस्कशन के बाद करिए। फॉर एग्जांपल चलिए इक्विटी में आते हैं। ये है इक्विटी, ये देखिए इक्विटी का ये चार्ट, ये आपको बड़ी मजेदार है। मैंने 1 साल का पीरियड पकड़ा है, 1 साल, पिछला 1 साल। पहले तो आप अगर इस चार्ट में देखें तो रिवार्ड जिस तरह की दिख रही है 20%, 30%, 57%, 67%, तो आप कितनी ऊंचाई पे है पहले तो वो रिस्क तो तय करता है। फॉर एग्जांपल और फार्मा में मैं ऑलरेडी पहाड़ के चोटी पे खड़ा हूं, तो मैंने बिना अभी तक रिस्क खाए 60% 70 कमा लिया है। तो मुझे तो भाई रिवार्ड यहां से अब कम दिखता है और रिस्क ज्यादा। तो ये मेरी जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी मेरे लिए एग्जिट कैटेगरी है। मैं ऐसे कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स में इस वक्त नहीं रहना चाहता हूं। सो दैट इज वेरी वेरी क्लियर एज पर माय पर्सनल प्राइवेट स्ट्रैटेजी। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। Okay, so let's have this clearly understood. Sorry for the disturbance. अब मेरे पास जो सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी है वो ये स्ट्रैटेजी है। ये जो 15, 16, 17 मैंने ये वाला मार्क किया है, मिड कैप, स्मॉल कैप और एनर्जी। अब देखिए जरा, मिड कैप, स्मॉल कैप, एनर्जी, इसकी खास बात समझिए। नीचे वाले टेबल पे टेक्नोलॉजी एंड फार्मा ये 3 ईयर पे भी 26% खा चुका है और 5 ईयर में भी 18% खा चुका है। तो यानी ये लंबी रैली खा चुका है। लेकिन अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में देखें तो अभी 3 ईयर में तो ये कुछ भी नहीं है। तो अभी तो रिटर्न सिर्फ 1 साल का आया है। अगर ये रिटर्न्स बिल्टअप होती है, कब तक जाके ये नहीं टूटेगी? जब तक 3 ईयर 20 और 18 में ना बैठे। तो मैं कैसे ध्यान दे रहा हूं? एक लेमैन की भाषा बता रहा हूं दोस्तों, कोई टेक्निकल नहीं, कोई पीईपीएस नहीं। मेरा मानना है कि जिस फंड का आप ट्रैकिंग कर रहे हो उस फंड का करंट भाव, जैसे कि ये है, नीचे देखिए टेक्नोलॉजी और फार्मा, करंट अगर बहुत ऊंचा है और पीक पे है तो उसका पास्ट 3 इयर्स देखना है, पास्ट 5 इयर्स देखना है। तो आपको ये समझ आएगा कि ये बिल्टअप लॉन्ग बिल्टअप है या करंट बिल्टअप है। तो उसी स्ट्रैटेजी पे अगर मैं यहां आऊं तो मेरा ये मिड कैप और स्मॉल कैप का ये सिर्फ शॉर्ट बिल्टअप है। अभी 3 ईयर 5 ईयर तो कुछ भी नहीं है। 5 ईयर तो फिर भी ठीक हो गया, 10 में आ गया, लेकिन 3 ईयर तो बिल्कुल खराब है। तो आई विल वॉच दैट दिस विल ऑल्सो कम क्लोज टू 10 और 12। तो जब ये पूरा 3, 10 से 12 के स्लैब में आ जाएगा तब मैं समझूंगा कि मुझे प्रॉफिट लेना है। बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, खैर नहीं भी अगर ये टेक्निकल मेरी बातें समझ आ रही तो इतना समझ जाइए कि इस वक्त का बेस्ट इक्विटी रिस्क रिवार्ड रेशियो मिड और स्मॉल में आएगा, मिड और स्मॉल में आएगा। अब कोई आदमी देखिए लार्ज कैप, हम लार्ज कैप क्यों नहीं लगवा रहे, ज्यादातर नहीं रिकमेंड कर रहे। क्यों? क्योंकि मुझे जो रिवार्ड मिल रही है ना 12 और 15% की, वो मुझे डेट में मिल रही है बिना रिस्क लिए। तो मैं रिस्क क्यों लूं? अगर मैं 9% कमाना चाहता हूं, 10% कमाना चाहता हूं,
तो 10% के लिए मैं इक्विटी का रिस्क क्यों लूं? मेरे पास बुरा है क्या मेरा डेट फंड? और डेट नहीं तो हाइब्रिड, मेरे पास हाइब्रिड भी है अभी, तो उसकी तो अभी हमने चर्चा ही नहीं की है। तो दोस्तों एक बात बहुत क्लियर रखना है, हमें इक्विटी की दुनिया में अगर आनी है तो हमें हाई रिवार्ड वाली में आनी है। लो रिवार्ड और मॉडरेट रिवार्ड में इक्विटी में बैठने का कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा आप हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज और डेट में आ जाइए। इतनी बात आपको आज के इस स्लाइड से समझाना चाहता हूं। नाउ तो मेरे जो दूसरे सेक्टर्स हैं जो इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, पीएसयू और बैंकिंग, ये दोनों पे अभी प्रेशर रहेगा। ये दोनों सरकार के जब तक कमजोरी रहेगी, जब तक गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट रहेगा और सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे ज्यादा चाहिए होंगे, आमदनी कम होगी, तब तक पीएसयू और बैंकिंग दोनों नहीं चलेंगे। इसमें रिकवरी आ सकती है, जैसे मेरे जैसा आदमी इसमें एसआईपी करना चाहता है और मैं इसमें कर भी रहा हूं, लेकिन आपको देखना है कि ये रिस्क तुरंत नहीं मिटिगेट होगी, क्योंकि जब तक देश कमजोर रहेगा 2-3 साल तक तो ये दोनों ही परेशान रहेंगे। तो इसलिए कुल मिला के हमारे पूरे पैक में मिड और स्मॉल कैप और एनर्जी, ये 3 पैक आपको मजेदार मिल रहे हैं और गुड मिल रहे हैं। स्टेबल पैक में कम रिस्क में लार्ज मल्टी वैल्यू, लार्ज एंड कैप, एमएनसी, डिविडेंड यील्ड प्लान्स, कंजम्पशन, ये सब स्टेबल है। मतलब इसमें रिवार्ड आपको ये 100% वाली जैसी मैंने फोटो दिखा दी थी ऐसी नहीं मिल जाएगी आपको, ये नहीं मिल सकता है वहां पे, ठीक है। तो ये जो आपको मिल सकता है, ये जो मैंने आपको चीजें दिखाई हैं, ये सिर्फ आपको मिल सकता है मिड और स्मॉल में, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न। तो चलिए, तो आज अगर मुझसे कोई बोले कि ठीक है अविनेश मैं रिस्क लेता हूं और मैं इक्विटी में जाना चाहता हूं, तो हम ऑब्वियसली उसको मिड कैप कैटेगरी के बहुत सारे फंड्स हैं हमारे पास, आप उसमें डिस्कस करेंगे, आप अपने फंड्स आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको एक से एक फंड दिखेंगे। मैं एक नाम आपको और दिखाता हूं, जैसे आपने ये देखा होगा मिरई मिड कैप फंड, अगर आप उसको भी देखें, आप एसबीआई स्मॉल कैप देखें, डीएसपी देखें, आपके पास एक से एक रिटर्न्स के चार्ट मिलेंगे, लेकिन ये सब रिस्क के अगेंस्ट में मिलता है। तो जरा एक सेकंड देखिए, मैं आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ये देखिए, इसके तो कम दिन हुए हैं तो बेचारा इसको नहीं देख सकता, मुझे आपको दिखाना पड़ेगा जो लॉन्गर है, जैसे एसबीआई दिखाता हूँ, एसबीआई स्मॉल कैप, ये देखिए एसबीआई स्मॉल कैप के साथ भी कुछ घटना ऐसी रही होगी, बेस्ट एंड वर्स्ट, जिसके पास 5, 7, 10 साल है, मैं उस फंड का आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। ये देखिए 125 125% का रिटर्न आया बेस्ट में, और वर्स्ट में 25% गया। यानी किसी भी समय अगर आपका 33%, तो वर्स्ट इज 33, बेस्ट इज 125। तो रिस्क लेने का रिवार्ड है। अगर मैं अपने पैसे का 1 लाख का 70 देखने को तैयार हूं, तो मुझे फिर अपना अगर रिवार्ड आया तो 1 लाख के सवा 2 लाख करने का भी वो चाहिए अपॉर्चुनिटी। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए, और थोड़ी बहुत क्वेरीज हो तो आप नोट कर लीजिएगा, हम लास्ट में भी बता सकते हैं। और फाइनली, अगर आप ना डेट का रिस्क लेना चाहते हो ना इक्विटी का, क्योंकि डेट आपको कम लग रहा है, इक्विटी बहुत ज्यादा रिस्की लग रहा है, तो आप बीच का अप्रोच ले सकते हैं, जिसे हम बैलेंस्ड अप्रोच कहते हैं। और बैलेंस्ड अप्रोच में तो आपको एक अच्छी चीज हम जरूर दिखाना चाहेंगे, ये देखिए बैलेंस्ड फंड का ये कैटेगरी, जिसमें हम एक फंड बैलेंस एडवांटेज फंड, हमेशा जिसे हम डायनेमिक एसेट कहते हैं ना, इसे बैलेंस एडवांटेज कहा जाता है दोस्तों। ये हम अक्सर अक्सर आपको हर सेशन में बोलते हैं, और लोगों को हम कहते हैं कि आप कोई झंझट मत लीजिए, आप कुछ ना करिए, आप चुपचाप आइए और इत्मीनान से अपने फंड्स को डाल के फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए। डायनेमिक एसेट का मतलब क्या होता है? फंड मैनेजर कभी उसको डेट में बढ़ाता है, कभी इक्विटी में बढ़ाता है। तो इसीलिए इसका स्लोगन हम बोलते हैं इन्वेस्ट राइट एंड सिट टाइट। इन्वेस्ट राइट एंड सिट टाइट की नमूना देखिए, कोई आदमी 10 साल से छोड़ दिया है इस फंड को लगा के, ये देखिए 9%, 5 साल से छोड़ दिया है 8%, 3 साल से छोड़ा है 6.28, अभी भी बैंक से बेटर है, और वो भी कैपिटल गेन में। 1 ईयर में लास्ट 12.23,
क्या बात है, क्या रिटर्न्स है। अगर हम देखें तो ये किसी भी बैंक एफडी और किसी भी डेट फंड से बेटर है, हमेशा पॉजिटिव रिटर्न, बैंक से ऑलवेज बेटर रिटर्न, और टैक्सेशन में भी ये पहले साल से ही कैपिटल गेन में क्वालिफाई हो जाता है, पहले साल से ही। आपको 3 साल नहीं रुकना है, फर्स्ट ईयर ओनली एंड इट बिकम्स कैपिटल गेन। तो ये जो इसका मजा है, इसका मजा को हम कहते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज। तो 3 कैटेगरी मैंने आज आप लोगों के सामने क्लोज करी, और वो तीनों कैटेगरी आपको याद रहे तो अच्छा रहेगा। 2021 की शुरुआत आप इसी तरह करिए। डेट, इक्विटी और हाइब्रिड यानी बैलेंस अप्रोच, तीनों में से कौन सा रिस्क और रिवार्ड लेना है, कितने रुपए से लेना है, ये तय कर लीजिए। अगर आपकी टोटल पोर्टफोलियो 10 लाख की है तो आपको कायदे से इस समय 2.5% यानी 25% का तो रिस्क लेना ही चाहिए, यानी कि 2.5 लाख रुपए करीब करीब आपके लग जाने चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप में। और अगर आपके पास पोर्टफोलियो में से जो बचता है उसमें 50% आपको लेना चाहिए बैलेंस अप्रोच, रेस्ट 25 आपको कंजर्वेटिव अप्रोच। जिनका भी एसआईपी पुराना चल रहा है उसको अपने एसआईपी का मुनाफा वसूली जरूर कर लेना चाहिए। एसआईपी चलते रहने दीजिएगा, एसआईपी मत रोकिएगा, लेकिन जो आपके एसआईपी की यूनिट्स आपने पिछले साल जमा की थी सस्ते की, वो सारे बेच के हाइब्रिड में आ जाइए, नहीं तो वो फिर से महंगे खरीदने के कारण आपका एवरेज वापस चला जाएगा। तो इसीलिए जो लोगों ने लास्ट ईयर की बढ़िया कमाई करी है एसआईपी से, उनको अपनी एसआईपी के मुनाफों को एक जगह सुरक्षित करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। और वो प्रिजर्वेशन का बेस्ट प्लेस जैसा मैंने कहा डायनामिक एसेट एलोकेशन है, यहां पे डाल दीजिए। और डेट में डालना हो तो डेट में डाल दीजिए। बाकी अपने नए पैसे को, जैसे आपकी एसआईपी चल रही है मत रोकिए, किसी भी एसआईपी को चेंज मत करिए इस वक्त, लेट इट रन। नाउ अब आ जाते हैं टॉपिक नंबर 2 जो हम लोगों ने डिसाइड किया था ये डिस्कस करने का कि आगे देश कैसा चलेगा, क्या यहां से हमें मुनाफे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े एक्सपर्ट और दिग्गज अपनी टेक्निकल भाषा में अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं। हम लोग एक लेमैन अप्रोच लेते हैं, और बहुत सिंपल अप्रोच से पिछले सेशन में भी हमने आपको ये बताने की कोशिश की थी और समझाया था कि दोस्तों, जब भी कोई सरकार देश को बचाने के लिए, इकोनॉमी बचाने के लिए चौतरफा मनी डालती है और पूंजी ठूस देती है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी उस मनी को, स्टिमुलस 1 हमारे यहाँ आया था और उसके बाद स्टिमुलस 2 आया था। मनी इस इकोनॉमी में जब जाती है, निकलने में उसको बाहर टाइम लगता है, और वो टाइम जो होती है वो मोटा मोटी 3 साल से 5 साल का होता है। तो मुझे ये लगता है पूरी इकोनॉमी में 2021 से 2023 तक ये सारा डाला हुआ धन अपने रंग दिखाएगा, अपने हरकत दिखाएगा। तो 20,000 करोड़, 2.5 ट्रिलियन का दूसरा पैकेज, ये सब कहां जा रहा है? ये सब कहीं ना कहीं घूम के रुपया बन के आप तक आएगा, हम तक आएगा, धंधों में जाएगा, कंजम्पशन करेगा। सो बिजनेस की जो वैल्यूएशन है, धंधों की जो वैल्यूएशन है, जो आज है, वहां से 2 गुना वैल्यूएशन हमें जीडीपी में दिखता है और काम में दिखता है। तो दोस्तों, इस पूरे कहानी का जो डोमेस्टिक इफेक्ट है, मैं सिर्फ उसके भरोसे कहता हूं कि रिस्क बनता है, बहुत बड़ी रिवार्ड है। अभी 2 साल 21, 22, 23 देयर इज अ ह्यूज रिवार्ड। बस आपको कलेजा होना चाहिए इस अप एंड डाउन को सहने का। अगर आपने ये डाउन पे घबराहट दिखाई, किसी भी शॉर्ट टर्म फॉल पे घबराए, तो ये रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने बार बार आपको साफ साफ समझाया कि 125% और 140% के रिटर्न वाली चीजें भी दिखाई आई हैं, ये फैक्ट है कि ऐसा हुआ है पहले भी, कि डबल हो गया 1 साल में। तो दोस्तों, ऐसा कोई असंभव नहीं है। तो मत सोचिए कि बहुत बढ़ गया मार्केट, कुछ नहीं बढ़ा। मार्केट इसलिए कुछ नहीं बढ़ा कि अभी तो सिर्फ गिने चुने स्टॉक के चलते इंडेक्स दिख रहा है आपको। आपको जब ये ब्रॉडर रैली होगी, यानी कि सारे तरफ से एक तरफा रैली आएगी और सारे बिजनेसेस चल निकलेंगे या ज्यादातर बिजनेसेस चल निकलेंगे, तो उसको कहते हैं ब्रॉड रैली।
और उस ब्रॉड रैली में क्या होता है, सबसे ज्यादा राइज मिड कैप और स्मॉल कैप को मिलती है। छोटी मझोली कंपनियां उसमें शामिल होती हैं। अभी क्या था, ये सिर्फ गिने चुने दिग्गज देश के थे, वही चल रहे थे। जब ये सारे बिजनेसेस फ्लोरिश करेंगे तो मिड कैप की में 100% आना, 80% आना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। चलिए, तो मैं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हुए इस 2021 में आपको स्वागत करता हूं और फिर से कहता हूं कि 2021 में अपना स्ट्रॉन्ग फुट फॉरवर्ड रखो, रिस्क खरीद के चलो, रिटर्न तो खुद आएगी, आपको रिस्क खरीदना है। और रिस्क मैंने आपको दिखा दिया, 30% और 50% की रिस्क खरीदने पे क्या रिवार्ड मिलता है और 0 रिस्क खरीदने पे क्या रिवार्ड मिलता है, और थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क खरीदने पे क्या रिवार्ड मिलता है। तीनों आपको दिखाया। तो बैलेंस, इक्विटी एंड डेट, अपने इस साल में अपनी स्ट्रैटेजी तय करिए। इंटरनेशनल फेड इफेक्ट को भी समझ लीजिए, और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर है यहाँ पे। द फेड ओपन मार्केट कमिटी जो है साल में 8 बार मिलती है। तो डोमेस्टिक इफेक्ट तो आपको बता दिया कि बहुत बुलिश है हम लोग। इंटरनेशनल इफेक्ट फेड से चलता है, पूरी दुनिया ये देखती है जो फेड अपना ब्याज दर बढ़ाएगा कि फेड अपना ब्याज दर घटाएगा। तो ये देखिए, करंट फेड रेट जो है वो दिसंबर 30 का वो 0.09 है। नाउ इतना समझ जाइए, अगर यूएस अपना ब्याज दर घटाता है और यहीं रखता है, ये दोनों हमारे हित में, बढ़ाता है तो हमारे हित में नहीं है। तो मैं देखिए फेड का एक चार्ट दिखा रहा हूं आपको, ये एक्सेल सीट अगर आपके सामने दिख रही है। अगर आप 2000 से 2021 की ये देखें, तो जब जब फेड का एनुअल चेंज नेगेटिव है, निफ्टी अच्छी खासी पॉजिटिव है। मिड कैप वुड कैप तो और बढ़ जाता है, बट निफ्टी ही पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर वी आर नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। जब वो पॉजिटिव है फेड का चेंज, मतलब फेड बढ़ा है, तो निफ्टी गिरा है ना। तो इस तरह के सिनारियोस आपको बहुत मिलेंगे। देखिए यहां गिरा है तो ये बढ़ा है, ठीक है। एक आध सिनारियो होगा जहां कोरिलेशन नहीं है, बट ज्यादातर में आपको कोरिलेशन मिलेगा। ये देखिए -40, ये +54, ये भी कोरिलेशन है। ये देख रहे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों एक बात स्थिरता में क्या मजा दे रही है हमें, कि इस समय घट रहा है, और दूसरा अमेरिका ने ये अनाउंस कर रखा है अपने अगले 2023 तक वो इसे नहीं छेड़ेगा। क्यों नहीं छेड़ेगा? चलो माना कि अमेरिका अपने वादे से मुकर जाएगा कि मैं अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता हूं, लेकिन ऐसा क्यों वो नहीं कर सकता दोस्तों? क्योंकि जैसे कि आज भारत की स्थिति है, वो ऐसी दुनिया की सभी बड़े देशों की स्थिति है, सभी देशों की, कि वो अगर ब्याज दर बढ़ा देंगे तो नौकरी मिलनी संभव खत्म हो जाएगी, होम लोन्स महंगे हो जाएंगे, क्रेडिट्स महंगे हो जाएंगे, धंधे सब चौपट हो जाएंगे, बिजनेसेस बैठ जाएंगी। तो आज आपका ब्याज दर बढ़ाने का तो कोई भी सरकार अगले 1 से 2 साल सोच भी नहीं सकती, पाप कहलाएगा, पाप। तो इसलिए आपको खुद ब खुद इसको मेंटेन करना है। तो हमारे 1-2 साल ये बहुत अच्छी खबर है कि हमारा इंटरनेशनल फेड इफेक्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो हम डोमेस्टिक फ्रंट पे पॉजिटिव हैं, इंटरनेशनल फ्रंट पे सुपर पॉजिटिव हैं। और अगर हम इंटरनेशनल फेड की ये देखें तो फ्लक्चुएशन में आज हम यहां हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन। सो जैसा कि मैंने कहा कि लेट्स पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो आपका अभी तक का फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको कन्विंस किया कि आप डरिए मत, और अगर डरना है भी तो हाई रिवार्ड के लिए उसको कन्वर्ट करिए, यानी रिस्क लो तो हाई रिवार्ड के लिए लो, वरना मत लो। नाउ अपकमिंग यूनियन बजट 2021, इन सब सिनेरियो में क्या दिखता है? बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, हमारे बहुत सारे ग्राहक हमसे ये पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि आप बताइए कि बजट कैसा होगा। पहली बात, इसके लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल फैमिली मेंबर की तरह सोचिए कि आप एक परिवार के मुखिया हैं और आपका साल खराब गुजरा है, धंधे आपके थोड़े से दबे हुए चल रहे हैं, कमाई जहां जहां से आती थी वहां से नहीं आ रही है, आपको रेंट कम आ रहा है, आपको दूसरी जगह से आमदनी कम आ रही है, टैक्स और ब्याज कम आ रहा है, सब कुछ कम है। और ऐसे में आपके देश में, आपके समाज में और परिवार में लोगों को बचाने के लिए आपको पुरानी पूंजी निकालनी पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं दोस्तों। तो फिस्कल डेफिसिट जो हमारे देश में 3.8 रखने की क्षमता और टारगेट होती थी हमारे देश की, परसेंट ऑफ द जीडीपी,
ध्यान रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट यानी आमदनी और खर्चे के बीच के गैप को कहते हैं। तो जब आपकी आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, तो उस ज्यादा वाले पार्ट को डेफिसिट कहते हैं। तो 3.8% ऑफ जीडीपी है फिस्कल डेफिसिट हमारे देश में थी। ठीक है ना। अब क्या हो गया, ये जाके 4 पॉइंट कुछ के 8 के आसपास आ गया। तो 4.8% की आ गया। सरकार पहले इस फिस्कल डेफिसिट को पकड़ने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी थी। मोदी गवर्नमेंट का ये टारगेट था कि मैं किसी हालत में इससे ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन मजबूरी में 4.8 करना पड़ा क्योंकि हमें खर्च ज्यादा करना पड़ रहा है, आमदनी कम है। तो इस बजट में ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय रहेगा कि क्या ये 4.8 से 5.5 तक जाने की सरकार इसको जाने देगी और अपने देश में खर्चे करेगी। अगर गवर्नमेंट कहती है नहीं, मैं फिस्कल डेफिसिट पे बिल्कुल और प्रेशर नहीं डालूंगी, तो वो कोई भी नया स्पेंडिंग नहीं करेगी। तो एक परिवार जिसको अपना दिख रहा है कि इस साल आमदनी कम हुई है, तो वो अगले साल क्या करेगा? अपने लग्जरी काटेगा, फॉरेन ट्रिप्स कम कर देगा, अपने बच्चों को खर्चे के लिए पॉकेट मनी कम कर देगा। यही सब तो कर सकता है। तो क्या हमारी देश इस बार ऐसा कुछ करेगी या ऐसा कुछ करेगी? अगर ऐसा करेगी तो यानी इस बार कोई कटौती नहीं करते हुए सरकार बजट को एज इट इज रखेगी जैसा कि लास्ट ईयर था। अगर वो स्टेटस को भी मेंटेन कर लेती है, यानी पिछले साल की तरह इस साल स्पेंडिंग दे देती है, तो समझ लो पूरे पूरे बाजार में आग लग जाएगी, मार्केट बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्टेटस को नहीं रखती है, वो खर्चे कम करती है, तो कहां कहां से कर सकती है, उन इंडस्ट्री में इफेक्ट आएगा। तो देखिए, सबसे पहले पिछले साल डिफेंस में बहुत खर्चा किया गया था। तो इस साल हो सकता है कि वो डिफेंस के लिए कोई नया एलोकेशन और बजटली एलोकेशन ना करें। तो अगर डिफेंस में खर्च नहीं किया जाएगा और बजट नहीं बढ़ेगा, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज और इंजीनियरिंग फर्म्स जो डिफेंस से रिलेटेड थी, उनको थोड़ा सा झटका लग सकता है। तो वहां ध्यान देना है। उन स्टॉक्स और उन स्टॉक से रिलेटेड म्यूचुअल फंड में हम थोड़ा कंजर्वेटिव हैं दोस्तों। सरकार सबसे ज्यादा खर्च अगर बढ़ाएगी इस साल, तो एम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए बढ़ाएगी, और उसके लिए क्या जाएगा? वो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवेज। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी पोर्टफोलियो यानी म्यूचुअल फंड्स में जो कुछ भी आपने खरीदा है या आपने स्टॉक में खरीदा है, उसमें इंफ्रा का कंपोजिशन होना चाहिए, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज जैसे सीमेंट, इंजीनियरिंग, सरिया, आयरन, स्टील, आपके पास सब कुछ होना चाहिए। सो दैट्स द वे यू हैव टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो फॉर नेक्स्ट यूनियन बजट 2021। अनदर थिंग इज कैड। कैड किसे कहते हैं? जो करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट का मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसे हम कैड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी देश बहुत सारी निर्यात करती है और आयात कम करती है, तो आपका कैड बेटर है। उसी तरह अगर आपकी देश इंपोर्ट ज्यादा करती है और एक्सपोर्ट कम करती है, तो आपका कैड खराब है। क्योंकि अगर आपका फॉर एग्जांपल आप फैमिली के मुखिया हैं और आपके घर के हर बच्चा ब्रांडेड कपड़े पहनता है, बाहर से परफ्यूम मंगाता है, फॉरेन से ब्रेड और अंडे मंगाता है, तो उसका खर्चा ज्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सब कुछ उसकी इंपोर्ट होके आ रही है। और घर में जो उसके भिंडी और बैगन पैदा हो रहा है, उसे वो खाता ही नहीं। तो इस तरह की इकोनॉमी, इस तरह का देश के साथ भी स्थिति होती है। हमारे देश में जो चीज उपलब्ध है हम उसे यूज नहीं करते, और बाहर से जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा जो पैसा है वो खर्च हो जाता है, बाहर चला जाता है, हमारे देश में नहीं बच पाता है। तो कैड की स्थिति दो चीज से खराब होती है, और वो दो चीज है ऑयल और दूसरी है गोल्ड। यही दो चीज हम बाहर से खूब मंगाते हैं। सो बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, ऑयल का इंपोर्ट भी डिक्रीज हो गया है। हमारे यहाँ टोटल ऑयल की डिमांड करीब 8% से कम हो गई है पिछले एक साल में, विच इज अ बिग बिग गुड न्यूज। तो हमारा जो इंपोर्ट बुक है बहुत अच्छा है। तो इस बजट के पहले प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को एक बहुत अच्छी राहत है उनके हाथ में कि उनका एक्सपोर्ट बुक बिल्कुल बिल्कुल, इंपोर्ट बुक बहुत बैलेंस है। और गोल्ड के बारे में तो पूछो ही मत। गोल्ड हमारे देश में करीब 200 टन सोना हम लोग हर साल खरीद लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और इतना सोना हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है। हम दुनिया के
लार्जेस्ट गोल्ड इंपोर्टर हैं, यानी 25% से ज्यादा पूरी दुनिया की जो गोल्ड है वो हम ही खपत कर लेते हैं, भारत। तो दोस्तों ऐसे भारत में हमारे देश में पिछले 4 साल से जो मुहिम चली, 5 साल से गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड स्कीम की, उसके चलते देश के पास काफी राहत हुई और अब हमारे यहाँ के लोग मंदिरों से, अपने घरों से जो कुछ भी सोना वापस सरकार को देते गए, गोल्ड बॉन्ड में कन्वर्ट किया, उससे ह्यूज ह्यूज गोल्ड हमारे आया। और आपको ये देख के ताज्जुब होगा, पहली बार 2020 में हमारा गोल्ड रिजर्व में मतलब जो इंपोर्ट है दैट हैज डिक्रीज्ड, यानी हम कम मंगा रहे हैं और हमारा रिजर्व चाइना से ज्यादा यानी इंक्रीज हो गया। तो ये दोनों बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। यानी सोना जिस पे हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, हमारे देश ने 5 साल में वो कर लिया और अब गोल्ड कोई भी व्यक्ति बॉन्ड के रूप में ही लेना पसंद कर रहा है और जिसके चलते हमारे पास डिजिटल होने से सोना इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा, हम अंदर ही अंदर अपने घर के खेती में ही काम कर ले रहे हैं। सो दिस इज अ गुड न्यूज। तो इसलिए कैट फ्रंट पे हम लोग बहुत हैप्पी हैं। फिस्कल डेफिसिट हम हैप्पी हैं कि नहीं है, ये देश बताएगा, हमारे देश की सोच बताएगी। तो इसलिए न्यूज पे अपडेट रहिए। जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोल रहे हो तो जरा ध्यान देना होगा हमें कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। क्या वो ये कह रहे हैं कि हम फिस्कल डेफिसिट से घबराए हुए हैं, या ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ने दीजिए, कोई बात नहीं, ये 2-3 साल में खुद कंट्रोल हो जाएगी, जब देश में तरक्की होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कमाई हमारे पास आमदनी आएगी, हम फिर से आ जाएंगे 3 पे। अगर इस तरह की वक्तव्य वो देते हैं, और आप लोगों को कॉन्फिडेंस के लिए बता दूं कि हर बड़ा देश जब भी एक मंदी के बाद से ऊपर आता है तो उसकी फिस्कल डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ती है और वो देश घबराता नहीं है। वो देश कहता है कि ठीक है, अगर फिस्कल डेफिसिट है भी तो मैं इससे ऊपर आराम से रिकवर कर लूंगा। जैसे अमेरिका पिछले 10 साल से फिस्कल डेफिसिट कम नहीं कर पाया है, बल्कि बढ़ता ही है, लेकिन अमेरिका को बहुत ग्रोथ मिली उससे, क्योंकि पूंजी जब आप सिस्टम में छोड़ेंगे तभी जाके देश चलता है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे सिर्फ एक पॉजिटिव है कि शायद सरकार फिस्कल डेफिसिट कम करने की कोशिश नहीं करेगी इस साल, कम से कम इस साल। और अगर ऐसा कुछ अप्रोच आप लोग को, हम में से किसी को दिखा, तो बाजार सुपर तेज है, सुपर तेज। जीडीपी चैलेंज गवर्नमेंट की तीसरी जो है कि जीडीपी बढ़ाओ। सरकार को पता है कि अगर मैंने फिस्कल डेफिसिट पे छूट दी तभी जीडीपी बढ़ेगी, तो ये दोनों एक दूसरे से पूरक हैं। अगर हमने पूंजी छोड़ी है, आमदनी को थोड़ा कम होते हुए भी खर्चे को नहीं रोका, स्पेंडिंग बढ़ने दी है, धंधों को प्रोत्साहित किया है, तभी जीडीपी बढ़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जीडीपी का इफेक्ट फिस्कल डेफिसिट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसपे हमें वॉच रखनी पड़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट को ये कंट्रोल करने के लिए इंफ्रा पे खूब पैसे डालेंगे, हर जगह घर, रियल एस्टेट चीजें सब बनेगी, तो वो तो हमें एक एरिया दिखता ही है। महंगाई सरकार के लिए इस साल चैलेंज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इन्फ्लेशन पे उनका कोई ध्यान नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं होगी इन्फ्लेशन, अभी कहाँ हो जाएगी, अभी तो रुपया ही नहीं है लोगों के पास। लेकिन रुपया धीरे धीरे अगले साल, तो 2022-23 में इन्फ्लेशन बड़ी स्टोरी होगी, इस साल नहीं है, क्योंकि इस साल अभी भी मनी डेफिसिट में है, रुपया लोगों के पास नहीं है। तो इसलिए इन्फ्लेशन इस साल बिल्कुल कंसर्न नहीं है हमारा। प्रोबेबल स्टेप बाय द गवर्नमेंट, इग्नोर द फिस्कल डेफिसिट, ये कर सकती है और ऐसा किया तो बहुत पॉजिटिव है। तो दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज। एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिससे जीडीपी बढ़ाया जा सकता है बिना कुछ किए। तो अगर हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग को, जैसे कि मोबाइल कंपनीज और ये सब कंपनीज को बढ़ावा देते हैं कि बनाओ मेरे देश में, तो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर ये 2 एरिया हमें दिख रहा है जिससे कि बड़े आराम से ये लोग जीडीपी बढ़ा सकते हैं। तो सरकार इस ओर कदम भी ले रही है और कर रही है, और हाई एम्प्लॉयमेंट एरियाज पे पैसा लगाना, इससे भी काफी कुछ बन सकता है। So that is what they are looking at. So sorry, मेरा स्क्रीन चला गया, हाँ अब आ गया। तो जैसा मैंने कहा कि फोकस एरिया हम लोग के लिए इस साल क्या रहने वाला है, तो 2021 हम अपनी टीम के साथ आप लोग सबको चाहेंगे कि आप इन बिजनेसेस पे ध्यान दें। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां और उनके जुड़े म्यूचुअल फंड्स पे हम बहुत ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि हम रिस्क लें तो हम इसी एरिया में रिस्क लें, ताकि रिवार्ड हमें दबा के मिले, दबा के। अगर हमें फिनोमिनल रिवार्ड चाहिए तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में ही ध्यान देना पड़ेगा। रियल स्टेट मुझे बहुत बड़ा एरिया दिखता है जो सरकार इस बजट में जरूर उसके लिए कुछ और करेगी, और उसका रीजन समझिए।
ब्याज दरें इतने कम हो गई हैं कि आप 1 लाख पे जहां 1,000 दिया करते थे कि महीने 6,000 और 7,000 पे आ गई है दोस्तों। यानी 10 लाख का लोन लेने पे, 15 लाख के लोन लेने पे मात्र आपका करीब-करीब 6,000 7,000 रुपए महीना और 15 लाख पे करीब 10,000 रुपए महीना। तो सोचो, जिस आदमी को 10,000 रुपए महीने की किस्त चुकानी पड़े और उसे एक मकान मिल जाए 25 लाख रुपए की प्रधानमंत्री योजना में, उसके लिए कितना सुनहरा मौका है। सो हाउ में प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन से जो ये मकानें बनेंगी, उसमें सरिया, तार, हेवेल्स जैसे कंपनी, एंकर, सीमेंट, इन सब के लिए अब इस साल तरक्की है। प्लस साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत जनरेट होगा दोस्तों। तो मुझे ये रियल एस्टेट का एरिया तो बिल्कुल चमकता हुआ दिखता है ऑन बोथ सेगमेंट। जो बड़े लोग हैं, मान लो किसी की तनख्वाहें 20 लाख 25 लाख साल है या उससे ऊपर है, तो वो आज आराम से एक सस्ता लोन लेके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना कम है, आज वो पेंट हाउस अफोर्ड कर सकता है, वो प्रीमियम फ्लैट खरीद सकता है। तो प्रीमियम फ्लैट सेगमेंट में भी मुझे एक अच्छी राइज दिखती है और वहां भी मैं ध्यान देने वाला हूं, जैसे कि गोदरेज वगैरह। तो इस तरह की कंपनियां मैं आपको दिखाता हूं, कुछ कंपनियां उसमें। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा स्कोप इधर तो नहीं है, लेकिन मीडियाज वगैरह में है, तो वहां पे तो ऑब्वियसली डिक्सोम उक्सोम जैसी कंपनियों के नजर में है। एग्रीकल्चर में ऑब्वियसली मैं देख रहा हूं एक बड़ा टर्न अराउंड। अब हर आदमी अपने एग्रीकल्चर नॉलेज को इनहांस कर चुका है, जो कि हमारे देश में नहीं था। किसान के अलावा कोई नहीं जानता था कि नीम की खली कहाँ यूज होती है, क्या होता है खेत, क्या होता है सॉइल, कौन सी तरह की खाद कहाँ यूज होती है। आज आप एक नॉर्मल व्यक्ति से भी पूछें तो वो बागवानी और खेती से संबंधित बहुत कुछ जानता है। ऑनलाइन होने से और अमेज़न जैसी कंपनी के होने से आज छोटे-छोटे टूल्स, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ड्रिप ड्रिप इक्विपमेंट घर पहुंच जाती हैं। तो सोचिए एग्रीकल्चर में जो इजाफा हुआ है, जो यूटिलिटी एंड टूल्स के चलते जो फायदा हो रहा है, और सीड्स की जो क्वालिटीज आने लगी हैं, लोगों में एक बहुत बेहतर तेजी है। मुझे ये 2-3 साल एग्रीकल्चर की क्रांति दिखती है और इसमें भाग लेने के लिए मैं कई तरीके की चीजों के पीछे पड़ा हूं। सबसे ज्यादा मैं टूल्स वाली कंपनी के पीछे हूं, जो टूल्स एंड चीजें बनाती हैं। और दूसरा हेल्थ। हेल्थ ऑब्वियसली बजट सरकार बिल्कुल कम नहीं करेगी, इस साल जरूर हेल्थ पे वो कुछ और इंसेंटिव लाएगी, कुछ खर्च करेगी, ताकि हेल्थ की तरफ और उसका जनता को बचाने का, उनको प्रोटेक्टिव रखने का कोई ना कोई और स्पेंडिंग करेगी। तो ये मुझे एरियाज करीब 5 तो एकदम मेजर लगती हैं। और जैसे बताया, मैं बैंकिंग और पीएसयू से अभी दूर हूं थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। तो स्मॉलर सेक्टर्स विल फ्लोरिश, स्टिमुलस, ये बात तो तय है। कॉशियस सेक्टर मेरे लिए फार्मा और ऑटो है, ये कॉशियस है। बैंक्स एंड वो अवॉइड है, लेकिन कॉशियस सेक्टर जो मेरा फार्मा और ऑटो इसलिए है क्योंकि विल गेट, फार्मा को सब्सिडी मिलेगी या सब्सिडी देनी पड़ेगी, ये एक सवाल है। हमेशा ये होता है कि जब इंजेक्शन वगैरह लेके कोई आता है तो बहुत मार्केट जो है, यानी कंट्री जो है, उसके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताना मार मार के उसे भाव नहीं लेने देती। अब मान लो फाइजर बोलता है कि मैं 2500 का इंजेक्शन लूंगा, तो दुनिया उसको थू थू करने लगेगी, उसके बाकी के प्रोडक्ट की भी ब्रांडिंग खराब हो जाएगी। लोग कहेंगे अरे यार तुम क्यों कमा रहे हो इस समय, देश को बचाओ, दुनिया को बचाओ। तो आदमी, एक्चुअली कंपनी कभी भी इस तरह के मौत के खेल में, यानी कि व्हाट यू कॉल, जो विपदा की वस्तु जब बनाती है तो उससे कमा नहीं पाती, ये हिस्ट्री कह रहा है। तो मुझे लगता है कि फार्मा में अभी प्राइस का जो मार्जिन है वो रिड्यूस होगा, चाहे सरकारी प्रेशर से, चाहे मोरल ग्राउंड पे। तो मुझे यहाँ बहुत ज्यादा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए और लोगों को थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहिए। ऑटो में मुझे एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिख रही है, वो दिख रही है कि क्या ईवी की डिमांड जिस तरह बढ़ रही है और जिस तरह मार्केट में कंपनियां दबा के अंदर घुस रही हैं, क्या ये कहीं मैन्युफैक्चरर को और तो कम नहीं करेगा। और इसके सिग्नल मिल रहे हैं दोस्तों। हुंडई में गाड़ियां नहीं है, किया में गाड़ियां नहीं है, आप कोई भी गाड़ी मैन्युफैक्चरर के पास जाइए, गाड़ी नहीं है, 3-3 महीने की वेटिंग है। और ऐसा क्यों है? ऐसा रीजन इसलिए है क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ट्रैप दिख रहा है। ट्रैप ये दिख रहा है कि ये प्राइवेट कंपनीज बहुत चालू हैं, इन्होंने इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड में इतनी तेजी देखी है और इनको ये लग रहा है कि 2021 और 22 पेट्रोल के दाम को नहीं बढ़ने देना के चक्कर में ईवी का पुश बढ़ेगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेगी तभी आज सभी कंट्री अपने अपने
इंपोर्ट बुक को यानी कैड को ठीक कर पाएंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक रख पाएंगे। सो ऑयल एक बहुत सारी इकोनॉमी का मेजर इंपोर्ट आइटम है। तो सब जगह ईवी की डिमांड आ रही है और वो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड को शायद पूरा करने के लिए सारी कंपनियां चेंज कर रही हैं अपनी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, और इसलिए ये शांति है। इसीलिए सडनली ऑटो में मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है। मारुति जैसी कंपनी लगातार बनाई जा रही है क्योंकि वहां लेबर्स हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेयर है, और एक तरह से वहां समझ लीजिए बहुत बड़ी लेबर स्टाफ है, तो उन सबको प्रोडक्शन करना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑटो की ये चेंज किस तरह रूप लेगी, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर ईवी डिमांड पे काम करना चाहिए। और उसके लिए हमने एक ईवी स्टोरी की अपनी एक इशू की है, मैंने एक नोट, वो नोट आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने डाल दिया है। और बट आपको अगर वो ईवी स्टोरी की डिमांड पढ़नी है तो मैं उसका थोड़ा सा आपको ग्लिम्स बता दूंगा, बट इतना समझ जाइए नेक्स्ट 2 इयर्स ईवी इंडस्ट्री की है और ये बहुत बड़ा बड़ा डिमांड है, और दुनिया उसको इन्फ्लेशन एंड हाई फ्यूल प्राइस से तभी लड़ पाएगी जब उनके सिस्टम में ईवी हो, ये भी लोगों ने समझ लिया है। और इंडिया की ईवी स्टोरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्टोरी तो बहुत बड़ी है। कम से कम 25 से ज्यादा कंपनियां हैं जो ईवी इंडस्ट्री में, आपको बता दूं, जो स्टोरी हमने अभी पब्लिश की है उसमें ईवी स्टोरी में हमने एक चीज बहुत क्लियरली बताया है कि कुछ भी नहीं होता कंपोनेंट, इसमें सिर्फ 3 कंपोनेंट होते हैं, मोटर्स और पावर ट्रेल और मोटर की इस पूरी स्टोरी में मैं आपको दिखाऊं, इतना छोटा सा कंपोनेंट होता है। तो आपको किस पे ध्यान देना है, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हम ईवी की स्टोरी में कैसे पैसा कमा सकते हैं, तो उनको ये बात ध्यान देनी है। देखिए ये होता है ईवी मोटर्स, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर हम इस ईवी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस डिजाइन पे जाएं तो क्या क्या आपको दिख रहा है, सिंगल रेशियो ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक मोटर एम, दिस इज द जान, ये है जान, डीसी कन्वर्टर कंट्रोलर, बैटरी पैक। तो ये जो बैटरी पैक है, ये जो आप देख रहे हो, हम या तो इसकी कंपनी जो लोग बना रही है उस पे स्टॉक खरीदें, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर वाली कंपनी में खरीदें, और या फिर कन्वर्टर और कंट्रोलर वाली कंपनी खरीदें। ठीक है जी, तो चलिए एक एक करके जरा समझने की कोशिश करते हैं क्विकली। आज का रैप अप करने के पहले आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये जो कंपोनेंट कंपनीज होती हैं वो कौन कौन सी हमारे देश में और क्या काम करती हैं और हमें उसमें क्या प्रोपोजिशन मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बैटरी पैक बनाने वाली कंपनी, इसमें लिथियम आयनिक बैटरी लगती है, एलआई आयन कहते हैं। तो ये जो बैटरी लगती है ये चाइना से आती है, सारी की सारी इंपोर्ट, चाइना लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इसका, और हम लोग सिर्फ असेंबल करते हैं। इंडिया में सारी कंपनियां असेंबल करती हैं, तो यहाँ पे मेरे पास कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है बैटरी पैक में। सो आई डोंट वांट टू रियली लुक एट कंपनीज जो बैटरी पैक में काम करती है, क्योंकि लिथियम बैटरीज का हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। नाउ कम टू डीसी एसी कन्वर्टर, ये बहुत छोटी होंगी, इसके लिए इतना कैपिटल नहीं चाहिए कि वो पब्लिक आईपीओ आए और लिस्टेड हो, तो ये छोटी छोटी स्मॉल कैप कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं। मेन धंधा यहाँ है ये इलेक्ट्रिक मोटर। ये इलेक्ट्रिक मोटर, इसकी स्टोरी को मैंने पूरा टेस्ला के साथ जोड़ा, तो टेस्ला ने ये इलेक्ट्रिक मोटर खुद बनाया और यही उसकी सीक्रेट है। इसने ये सीक्रेट लीक नहीं करी और पूरे अपना पेटेंट राइट उसके ऊपर रखा, तो दैट्स द रीजन टेस्ला आज के दिन में कॉपीड नहीं हो पा रहा। लेकिन इंडिया में इलेक्ट्रिक मोटर बनाने वाली इतनी कंपनियां आ चुकी हैं जो टेस्ला से बेटर, लाइटर, अच्छी कंपनियां हैं जो ये प्रोपोजिशन दे रही हैं। तो अगर आप उस माध्यम से उनको देखते हो तो मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड, ताकि आपको टेस्ला का ये रिपोर्ट दिख पाऊं। ये देखिए ये रिपोर्ट आपके सामने है, इसको हमने कुछ, ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए मेरी टीम से मांग लेगा, हमने इस पे पूरे एक्सप्लोर करके आपको समझाया है। ये देखिए टेस्ला कंपनी यहां से चलनी शुरू हुई है 2020 के एंड, 19 से समझ लीजिए, और नॉन स्टॉप
5 लाख गाड़ी बनाने का वादा कर रही है ये कंपनी। तो आज के दिन में टेस्ला इज वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन इसने जो वक्त बिताया ये इंडिया वालों ने तुरंत चुरा लिया, क्योंकि ये वक्त तो टेस्ला ने इन्वेंशन में बिताया, लेकिन अब ये इन्वेंशन हो गया तो हमारे देश में इसरो के इंजीनियर, नासा के इंजीनियर, इन लोगों ने कंपनियां फ्लोट कर दी। तो मैंने उन कंपनी के नाम डाले हैं। पहले तो मैंने यूएस में देखा कि कौन कौन सी कंपनी को ज्यादा फायदा हुआ टेस्ला के चलते। तो देखिए, एक एप्टिव कंपनी है, अगर आप एप्टिव का ग्रोथ देखिए तो ह्यूज ग्रोथ है। $60 से करीब ये चला $180, $130 के आसपास। एंड ये 3 वाट, 4 वाट आता है। एक्चुअली ये 4 कैटेगरी ऑफ मोटर्स हैं जो सबको जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। बोर्ग वार्नर की कंपनी है, ये भी स्टेबल रही, बीच में इसने काफी कमाया, लेकिन ये क्यों गिरी इसका मैंने एनालिसिस किया तो समझ आया कि इसके पास 3 वाट के ही मोटर है। तो इसके पास मोटर 5 वाट 4 वाट के नहीं थे, इसलिए ये लोगों ने इसको छोड़ दिया। मैग्ना के बारे में देखिए तो ह्यूज कंपनी है, मल्टीपल लिस्टेड है। इसी तरह हमने टी कनेक्टिविटी देखा, इसकी भी ग्राफ देखी। ये सब 2020 से हीरो हो रहे हैं। ये सिग्नल आपको पकड़ पा रहे हैं दोस्तों? ये सिग्नल देखिए, ये जो अपसाइड सिग्नल देख रहा है आपको राइट साइड में ये, एंड यही सिग्नल हर ग्राफ में आपको दिखेगा। यानी हर कंपनी जो ईवी से एसोसिएटेड है वो सब यहां पे एक ही चार्ट पैटर्न बना रही है, एक ही चार्ट पैटर्न बना रही है। एंड ये देखिए, ये तो टेस्ला खुद है। तो दोस्तों ये बात इंडिया में भी लागू होती है। इंडिया में जरा आप पकड़ के चलें तो रतन टाटा ने इलेक्ट्रा ईवी कंपनी अपने खुद के पैसे से बनाई और सारा का सारा उसका इक्विपमेंट दे रही है टाटा मोटर्स को। तो टाटा मोटर्स का पूरा फॉर्च्यून टेस्ला की तरह चेंज हो सकता है दोस्तों। हाई रिस्क हाई रिवार्ड स्टॉक है। अगर किसी को लगता है कि इलेक्ट्रा ईवी का आउटपुट बहुत ही यूजफुल होने वाला, पढ़ के देखिएगा, ईवी इज नाउ रेडी। और ये टाटा मोटर, अगर आप देखेंगे ये ट्रैक्शन सेम समय से जनवरी 2020 से लेके जो इसकी ट्रैक्शन है ये ईवी के इस लॉन्च सिस्टम से आ रही है, क्योंकि ये ईवी टाटा मोटर की कंपनी के अलावा जगुआर भी यूज करेगी। दूसरी है शक्ति पंप्स। शक्ति पंप भी अगर आप देखें तो 3 वाट मोटर में है और ये 4 वाट कंट्रोलर और मोटर लाने वाले हैं जल्दी। और अगर शक्ति पंप का भी देखें तो ये ट्रैक्शन हमें जनवरी से दिख रहा है, गुड। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि गिरा क्यों अगर इतनी अच्छी है तो भाई कोविड में ये सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इनके यहां सब बंद था, एवरीथिंग वाज शट डाउन। तो सबको अब ये खुलने का जो बेसिक बेनिफिट मिल रहा है, इकोनॉमी के ओपन होने का बेसिक बेनिफिट मिल रहा है, वो ये सब कंपनियों को तुरंत ऑन रोल लाएगी। तो ये जो हम 1 साल कोविड से पीछे हुए वो ये बिजनेसेस थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह, जिसका कोई कार्य आगे नहीं बढ़ पाया, अब वो सब चलना शुरू हो रही हैं। सिंटरकॉम सस्ता है, मिड कैप कैटेगरी में शेयर है, स्मॉल कैप में सिंटरकॉम। अगर आप सिंटरकॉम पे जाएं तो 70-75 रुपए का शेयर है, ये भी बहुत अच्छे प्राइस पे इस वक्त अवेलेबल है, एकदम स्टेबल। और आज के दिन में इसके कुछ आप करतब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ये कुछ आईपीओज हैं जो इंडिया में आने वाली हैं, वीर्या, मैनी ग्रुप की, अल्टी ग्रीन, सेल पॉपुलस, इंट्यूपल। तो ये सब और मैंने यहाँ पे जो रिसर्च दिया है इसमें साफ लिखा है कि भैया कोई गारंटी नहीं, कोई रिटर्न की बेसिस पे रिकमेंडेशन नहीं, ये मेरा पर्सनल रिसर्च है। तो प्लीज डिस्ट्रीब्यूट करते समय डिस्क्लेमर के साथ ही किसी को भी दीजिएगा। चलिए, व्हाट इज देयर इन ईवी स्टोरी, तो मैंने आपको बताया ईवी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनल सम अप करता हूं सर। और आज के 2021 में फिर से आप सबका मैं नए साल की बधाई देते हुए इस पूरे पेशेंस से मेरे इस सेशन को सुनने के लिए धन्यवाद। हमारी फाइनल सजेशन अपने इन्वेस्टर्स के लिए है, पहला कि वो पैनिक ना हो और किसी भी हालत में वो अपनी रिस्क को समझ के एक्सपोज्ड हो, नहीं तो पैनिक होने के बहुत चांसेस आएंगे। तो अगर आपको पैनिक होना है शॉर्ट टर्म में और डरते हैं इस बातों से, तो प्लीज हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 1 अडॉप्ट कर लीजिए, नंबर 2, यानी कि या तो डेट में चले जाइए या बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में चले जाइए और जो कुछ कमाया है उसे बचा लीजिए। और अगर आप स्ट्रैटेजी नंबर 3 में रहते हैं, यानी इक्विटी की स्ट्रैटेजी में, जहां पे मैंने आपको बहुत बुलिशनेस दिखाई है अगले 2 साल में, तो उस बुलिशनेस के पार्ट के लिए आपको रिस्क में पैनिक नहीं होना होगा, वरना आप नहीं कमा पाएंगे आप बीच में अगर गड़बड़ा गए तो। सो बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी क्लियर, एलोकेट योर फंड्स विथ फुल डिसीजन। जो आप एलोकेट करो उसमें फिर मत बिदकना। नाउ booking profits to reduce the unit cost is strongly advisable.
बुकिंग प्रॉफिट बहुत एडवाइजेबल है और उस बुक्ड प्रॉफिट को डेट में या बैलेंस एडवांटेज में ले जाइए ताकि आप कुछ पैसा काट के अपनी कॉस्ट को कम कर लें। तो प्रॉफिट बुकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस समय इस लेवल पे जब दो राह जा रहा है तो जिस किसी को भी इस राह पे जाना है वो प्रॉफिट लेकर के उसको कंजर्व करके और तब जाए। कीप ऑल योर प्रॉफिट्स इन बैलेंस एडवांटेज, ये एक बेहतरीन कैटेगरी है अपने प्रॉफिट्स को रखने की, आप उसमें रख सकते हैं। और फाइनली एसआईपी तो किंग होगा ही, लेकिन ध्यान रखिए एसआईपी अब बदल गई। पहले जैसे एसआईपी तो चलती हैं वो तो कहानी चलती रहेंगी, लेकिन अब जो नए जमाने के एसआईपी है वो बिजनेस साइकिल फंड में एसआईपी खोलने की है। व्हाट इज बिजनेस साइकिल फंड? मान लो एग्जांपल मैंने एसआईपी खोली आज टेक्नोलॉजी फंड में, वो यूं 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 चला खूब अच्छा और यहां भाग गया और मैंने इसमें खोला था तो मुझे तो ये सारे एक्यूमुलेटेड यूनिट्स का फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर कहीं मैंने खोला टेक्नोलॉजी में और एसआईपी जो है वो सारी चली गई फार्मा के ऊपर, टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ा, ये फार्मा है और ये टेक है। इसी तरह इंफ्रा में रैली आ गई जो कि आने की बहुत उम्मीद है, जैसा मैं आप लोग को बता रहा हूं कि इंफ्रा की हो सकता है बहुत भयंकर रैली आ जाए। तो इंफ्रा की एसआईपी आपकी चली नहीं रही है और आपका रिटर्न जो है वो रुक गया क्योंकि इंफ्रा में सडन रैली आ गई। तो ऐसे चीजों में जो बिजनेस की साइकिल है ये कई चीजों के कारण बदलती है। ग्लोबल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल में कुछ कहानी हो, कुछ भी हो, तो ऐसे बिजनेस साइकिल के चेंज खुद ब खुद अगर फंड मिल जाए आपको जो कहे कि भैया मैं अभी आज टेक फंड की तरह बिहेव करूंगा, मैं कल फार्मा की तरह करूंगा, मैं फिर उसकी तरह करूंगा, यानी वो बिजनेस साइकिल के हिसाब से अपने आप को उस अनुरूप में बदल लिया करे पूरी पूरी, तो कितना मजा आ जाए। आपकी चुपचाप एसआईपी चलती रहेगी, जब जब तक आपकी एसआईपी इसमें चलनी इसमें चलेगी, जब इसमें चलनी इसमें चलेगी, तो आपको कभी भी अपने हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना पड़ेगा। So the best SIP fund today I am announcing is your business cycle fund. Business cycle fund अभी फिलहाल इंडिया में आईसीआईसीआई का आया है और भी म्यूचुअल फंड्स ला रहे हैं और ये हमेशा आगे के नेक्स्ट साइकिल को कैप्चर करने के लिए आपको फंड बदलता है। तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपका फंड खुद ब खुद अपनी स्ट्रक्चर बदल लेता है। तो स्कीम का हाईलाइट ये होता है कि ये एक मॉनिटर करता रहता है ग्लोबल एंड डोमेस्टिक, इसकी आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा साइकिल इस समय चलेगा, उसके हिसाब से चेंज करता है और वो सुटेबल थीम और सेक्टर में ही बना रहता है समय समय पे। साथ में उसको स्टॉक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मिलती है और फाइनलाइज करता है कि कौन सा थीम मेरे पास रहेगा। तो जब एनर्जी की थीम होगी, फार्मा की थीम होगी, ये खुद ब खुद आपको चेंज कर देगा। तो मैं आप कहूंगा कि क्लोजिंग है इसकी 9 जनवरी को, उसके बाद फिर खुल जाएगा, बट 10 रुपए पे ये स्टार्ट हुआ है अभी। तो किसी को एसआईपी खोलनी हो तो वो इस बिजनेस साइकिल फंड में एक दो एसआईपी, कुछ लमसम भी डाल सकते हैं आप लोग, एडिशनल परचेज तो कर ही सकते हैं, बट एसआईपी के लिए इस समय वन ऑफ द बेहतरीन एसआईपी फंड होने वाला है दोस्तों। हमारी कंपनी का ये नाम और एड्रेस है, ये हमारा मोबाइल नंबर है ऑफिस का, ये लैंडलाइन नंबर है ऑफिस का, इसको आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें आप लोगों के है। तो मिस नितिका वहां पे फोन उठाती हैं, मिस पूजा उठाती हैं, तो पूजा और नितिका दोनों आपके फोन को वहां जवाब देते हैं इस नंबर पे। और मेरे यहाँ न्यू मेंबर ऐड हुई हैं श्वेता जी, तो वो भी, तो श्वेता, नीतिका और पूजा, ये तीनों में से कोई भी आपके फोन को जवाब देगा। आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, रिक्वायरमेंट बताइए, वो आपको हेल्प करेंगे। तो याद रखने के लिए आज के सेशन में ये इसको जरूर याद रखिए, बिजनेस साइकिल फंड फॉर मेजरली एसआईपी, लमसम तो खैर है ही है, इसमें कोई इतराज नहीं है। तो मैं यहाँ पे स्कीम का आज का सेशन एंड करता हूँ और आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ 2-4 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए। वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल रहेगी, मैं लोगों को दे दूंगा और जिन जिन को चाहिए ये मेरा ईवी पे नोट, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर का नोट, वो मेरे इस ऑफिस नंबर पे फोन करेंगे तो उनको भेज दिया जाएगा बाय व्हाट्सएप और बाय ईमेल। सो